ओके, सो आज के लेक्चर में हमने करना है फ्रीडमैन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, राइट। सो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि फ्रीडमैन को क्यों जरूरत पड़ी थ्योरी फॉर डिमांड फॉर मनी की। देखो, जब केन्स ने अपनी बुक लिखी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936, तो जो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी ना, वो इकोनॉमिस्ट एरेना से बाहर जा चुकी थी, क्योंकि उसने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को नेक्स्ट लेवल पे क्रिटिसाइज किया, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी एक पर्टिकुलर स्कूल ऐसा था जहां पे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में बातें होती थी और उसको फर्दर डेवलप करने की जो है वो कोशिश की गई वहां के इकोनॉमिस्ट के द्वारा। और वो जो स्कूल था वो था द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, राइट। अब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1930s और 1940s में भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को फर्दर डेवलप करने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लगे हुए थे, जबकि जो केन्स के सपोर्टर थे वो उसको बिल्कुल ही क्रिटिसाइज कर चुके थे, नेग्लेक्ट कर चुके थे और अपनी नई थ्योरी अकॉर्डिंग टू द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो 1930s में चल रही थी, जो कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, हाई प्राइस लेवल की सिचुएशन थी, मतलब जहां पे इकोनॉमिक आउटपुट बहुत ही कम था, महामंदी का जो टाइम हम मानते हैं, तो उस टाइम शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को फर्दर डेवलप कर रहे थे कौन कौन से इकोनॉमिस्ट? मिल्टन फ्रीडमैन, हेनरी साइमंस, लॉयड मिंट्स, फ्रैंक नाइट एंड जैकोब वाइनर। अब इन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को फर्दर थ्योरेटिकली डेवलप किया और इस सारे के सारे मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे मिल्टन फ्रीडमैन, जिन्होंने नया रेवोल्यूशन लेके आए, वो जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनेटरिस्ट रेवोल्यूशन। मोनेटरिस्ट रेवोल्यूशन मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा शुरू किया गया और उन्होंने एक पेपर लिखा 1956 में, दैट इज एक ऐसे लिखा 1956 में, दैट इज द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अ रीस्टेटमेंट, जहां पे उन्होंने इंट्रिकेसीज की बात की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, फर्दर उसको इंप्रूव करने की बात की, उसके इंप्रूव्ड वर्जन की बात की उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर एसे के अंदर। अब इस थ्योरी को देखते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ना, और जो क्वांटिटी थ्योरी है, फॉर इंस्टांस ये डिमांड फॉर मनी की थ्योरी है, ये कोई थ्योरी ऑफ आउटपुट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल नहीं है। दैट इज अ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी ओनली, कि व्हाई यू डिमांड द मनी। आपकी जेब में जो 500 रुपए का नोट है, व्हाई यू डिमांड दैट 500 पर्टिकुलर नोट, क्यों आपने उसकी डिमांड की है? दैट इज व्हाट द मिल्टन फ्रीडमैन स्ट्रेस्ड अपॉन, राइट। अब इसके अंदर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इस थ्योरी को। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है ना, वो ये कि मिल्टन फ्रीडमैन कहते थे कि कोई भी वेल्थ होल्डर है जो कि अपने पास संपत्ति रखना चाहता है, वो संपत्ति रखता है अपने पास मनी की फॉर्म में भी। क्यों रखता है मनी की फॉर्म में? क्योंकि मनी जो है उसको वो एक तरह का प्रोविजन प्रोवाइड करती है ताकि वो कंजम्पशन सर्विसेज को अफोर्ड कर सके। मींस जो भी अपनी कंजम्पशन नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो अपने पास क्या रखेगा? मनी को रखेगा, इसलिए वो डिमांड फॉर मनी करेगा। पहली बात वो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, कहते वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल कैश बैलेंसेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉमिनल कैश बैलेंसेस। आपके बैंक अकाउंट में, आपके जेब में, आपके घर पे 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, डजंट मैटर। वो पैसा कितनी कंजम्पशन सर्विसेज अफोर्ड कर पा रहा है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर पा रहा है, इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कितना आप बैलेंस अपने पास, अपने अकाउंट में रखते हो या फिर अपनी जेब में रखते हो। द रियल कैश बैलेंसेस दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, राइट, दैट इज द सेकंड असर्शन। तीसरी जो बात है वो ये, उन्होंने कहा कि इसका मतलब जो मनी है दैट वर्क्स एज ए एसेट। जैसे वेल्थ होल्डर डिफरेंट पोर्टफोलियो में अपने एसेट रखता है ना, वैसे ही एक मनी को भी एज ए एसेट अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल के रखता है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन। सो जो मोनेटरिस्ट थे, मींस मिल्टन फ्रीडमैन के जो सपोर्टर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मोनेटरिस्ट बोलते हैं, राइट। तो जो मोनेटरिस्ट थे वो कहते थे कि अगर आपको देश में स्टेबल इकोनॉमी को प्रिजर्व करके रखना है तो आपको वहां पे किस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा? कि आपकी जो मनी सप्लाई है उसकी भी स्टेबल ग्रोथ होनी चाहिए। मींस उनका एक कोट जो कि बहुत ज्यादा फेमस था वो ये,
वो कहते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी वॉज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू सेंट्रल बैंकर्स। मींस जो मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है ना, दैट शुड बी बेस्ड ऑन सम रूल्स रेदर देन ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द सेंट्रल बैंकर। आप कितने पैसे प्रिंट करोगे ये डिपेंड होना चाहिए किसी ना किसी रूल पे, कि अगर ऐसा होगा तो इतने पैसे प्रिंट करोगे, ऐसा होगा तो इतने ज्यादा करोगे, इतने कम करोगे। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ सेंट्रल बैंकर। ऐसा नहीं कि ठीक है आज 1 लाख करोड़ छाप दो, गवर्नमेंट ने जो है इतनी डिमांड की है 2 लाख करोड़ छाप दो। नो, दिस शुड नॉट बी इट। अगर इनस्टेबिलिटी है आपकी मनी सप्लाई के अंदर, तभी आपके देश में, आपकी इकोनॉमी में क्या आएगी? इंस्टेबिलिटी आएगी, अकॉर्डिंग टू द मिल्टन फ्रीडमैन एंड द सपोर्टर ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन whom we call what? Monetarists, right? तो कुछ प्रीपोजिशंस हैं 4 तरह की, जिसको आपने ध्यान रखना है, जो कि अल्टीमेटली डिफाइन करती है ये पूरे के पूरे मिल्टन फ्रीडमैन के इस थ्योरी को। पहली जो आपकी प्रीपोजिशन है वो ये कि जो सप्लाई ऑफ मनी है दैट इज द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन नॉमिनल इनकम, राइट? मींस व्हाट? कि अगर आप नॉमिनल इनकम की बात करते हो, आपके देश की करंट जीडीपी की बात करते हो, दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मनी सप्लाई। आर यू गेटिंग मी और नॉट? दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मनी सप्लाई। और यहां पे जो मनी सप्लाई है ना, दैट इज व्हाट? द एक्सोजीनियस फैक्टर। एक्सोजीनियस फैक्टर क्यों है? क्योंकि मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है हमारे देश में? अगर आप देखें इंडिया में, तो मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक करता है ना। तो इट मींस कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई क्रिएट कर रहा है, दैट डजंट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, दैट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंट्रल बैंकर, राइट? सो दैट इज एक्सोजीनियसली गिवन। सो अगर मनी सप्लाई में चेंज होगा तो उसकी वजह से किसमें आपको चेंज दिखाई देगा? आपके देश की नॉमिनल इनकम में चेंज दिखाई देगा। रियल इनकम की अभी बात नहीं कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं नॉमिनल इनकम। सो इट मींस कि जो करंट जीडीपी है या नॉमिनल इनकम है, दैट इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट? द मनी सप्लाई, राइट? ये है पहली आपकी प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन। दूसरी जो प्रोपोजिशन है वो ये कि लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन में जो प्राइस लेवल है दैट इज ए फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। देश में जितने भी जर्नल प्राइस लेवल हैं, जो कीमतें निर्धारित की जाएंगी, वो किस बेसिस पे निर्धारित होंगी? मनी सप्लाई आपके देश में कितना, उस बेसिस पे निर्धारित होंगी। आर यू गेटिंग मी और नॉट? जो दूसरी चीज है वो ये कि जो करंट जीडीपी है लॉन्ग रन में, वो भी किस पे डिपेंड करेगी? मनी सप्लाई पे डिपेंड करेगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रोपोजिशन। तीसरी जो चीज है वो ये कि लॉन्ग रन में जो रियल जीडीपी है ना, वो रियल वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? रियल वेरिएबल्स पे। मींस आपके देश के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है, आपके देश में कितना आउटपुट होना चाहिए, ये चीज किस पे डिपेंड करने वाला है? द रियल वेरिएबल्स पे डिपेंड करने वाला है। कौन कौन से रियल वेरिएबल्स हो सकते हैं? पहला हो सकता है स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। देश में कैपिटल गुड का कितना स्टॉक है, मींस कितनी ज्यादा आपके पास जो है वो ब्रिजेस हैं, कितने आपके पास पोर्ट्स हैं, कितने आपके पास रोडवेज हैं, रेलवेज हैं। ये चीज डिफाइन करेगी कि देश के अंदर कितना आउटपुट होने वाला है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड जो चीज है हमारे पास, दैट इज साइज ऑफ लेबर फोर्स, कि कितना बड़ा साइज ऑफ लेबर फोर्स है। अगर ज्यादा लेबर फोर्स है किसी देश में, तो लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ऑल्दो दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। जैसे कि आप देख रहे हैं आज के दिन इंडिया के अंदर, इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, जो यंग पॉपुलेशन है पूरे के पूरे वर्ल्ड की एब्सोल्यूट नंबर में सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या जीडीपी फिर भी सबसे ज्यादा है? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई सो? क्योंकि हमारे जितने भी बेरोजगार लोग हैं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईएलओ की रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं उसमें से 83% जो अनएम्प्लॉयड हैं वो कौन है? यूथ हैं सिर्फ। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमारे देश का जो ये रियल जीडीपी है वो ज्यादा नहीं है। बट लॉन्ग रन के अंदर हम मानते हैं क्या, कि जो रियल आपका जीडीपी है किसी भी देश का, जो आउटपुट है, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, वो किस पे डिपेंड करता है? द साइज ऑफ लेबर फोर्स, मींस रियल वेरिएबल पे डिपेंड करता है। और रियल वेरिएबल क्या हो सकता है? द क्वालिटी ऑफ लेबर। क्वालिटी ऑफ लेबर की मतलब द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ लेबर। प्रोडक्टिविटी मींस उत्पादकता, मींस पर आवर एक पर्टिकुलर लेबर कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर सकती है। जितना ज्यादा कर पाएगी उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा, जितना कम कर पाएगी उतनी प्रोडक्टिविटी कम। सो दीज आर द रियल वेरिएबल्स, सम ऑफ द रियल वेरिएबल्स, जो कि किसको इन्फ्लुएंस करेंगे? रियल जीडीपी को इन्फ्लुएंस करेंगे, आउटपुट को इन्फ्लुएंस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल को इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट? सो दिस इज अबाउट द लॉन्ग रन। दैट इज द सेकंड प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट। तीसरी जो प्रोपोजिशन है दैट इज व्हाट? शॉर्ट रन में। देखो अब ध्यान से बात, शॉर्ट रन में मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं जो रियल जीडीपी है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन मनी सप्लाई एज वेल। शॉर्ट रन में जो रियल जीडीपी है
दैट डिपेंड्स ऑन मनी सप्लाई एज वेल। रियल जीडीपी और जो प्राइस लेवल है वो तो डिपेंड करते ही करते हैं आपके मनी सप्लाई पे, लेकिन रियल जीडीपी भी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगी? मनी सप्लाई पे डिपेंड करेगी। अब देखो क्यों करेगी, उनकी रीजनिंग क्या थी ये बात कहने के लिए। वो कहते हैं जो शॉर्ट रन है ना, शॉर्ट रन के अंदर ना तो प्राइजेस फुली फ्लेक्सिबल होते हैं, ना वेजेस फुली फ्लेक्सिबल होती हैं। इस वजह से जो इन्फ्लुएंस है मनी सप्लाई ज्यादा होने का या कम होने का, वो किस पे आएगा? रियल जीडीपी पे भी आएगा। मींस आपके देश में कितना आउटपुट होने वाला है उस पे भी आएगा। कैसे? एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो आज के दिन देश 1 लाख करोड़ के नए नोट प्रिंट कर देता है, मींस मनी सप्लाई हमने 1 लाख करोड़ से इंक्रीज कर दी, राइट। मान लो 1 लाख करोड़ पहले हमारे देश के अंदर नोट थे, आज के दिन उसको आपने डबल करके 1 लाख करोड़ और कर दिया, आज ही छाप दिए सारे के सारे नोट। तो क्या कल की डेट में हमारे मार्केट में जितनी भी कमोडिटी हैं उनके प्राइसेस डबल हो जाएंगे? कल की डेट में नहीं होंगे ना। आर यू गेटिंग मी और नॉट? क्या वेज लेवल डबल हो जाएगा? क्या इतनी जल्दी जो वेज अर्नर्स हैं उनको ऐसा लगने लगेगा कि हमारी तो जो परचेजिंग पावर है, जो हम मनी अर्न कर रहे हैं, वो कम हो गई है ओवर द नाइट? तो अल्टीमेटली जो है हमें ज्यादा वेज डिमांड करनी चाहिए ओवर द नाइट। इज इट पॉसिबल इन शॉर्ट रन? एब्सोल्युटली नॉट। सो इट मींस जो मनी सप्लाई में जो चेंज हो रहा है ना, उसका इफेक्ट वो कुछ लैग के बाद आता है प्राइस लेवल में और वेज लेवल पे, राइट। सो इसी वजह से जब चेंज इन मनी सप्लाई आप शॉर्ट रन में देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरिस्ट प्रोपोजिशन थर्ड, वो किस पे जाता है शॉर्ट रन में? रियल जीडीपी पे भी जाता है, मींस आउटपुट पे भी जाता है, मींस किस पे जाएगा? आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी जाएगा, है ना। मतलब अगर देश में मनी सप्लाई आज के दिन आरबीआई इंक्रीज कर देता है, राइट, वो पैसा ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, लोगों को ऐसा लगने लगेगा बेसिकली कि हमारे जो है प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। उस प्रॉफिट इंक्रीज की वजह से वो लोग क्या करना शुरू करेंगे? और ज्यादा आउटपुट क्रिएट करना शुरू करेंगे। मींस कुछ ना कुछ इफेक्ट कहां पे जाना शुरू हो गया? आपकी रियल जीडीपी पे जाना शुरू हो गया। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द ग्रोथ इन द मनी सप्लाई, राइट। तो शॉर्ट रन में ये चीज पॉसिबल है कि जो रियल जीडीपी है वो किससे इन्फ्लुएंस हो जाएगी? मनी सप्लाई से इन्फ्लुएंस हो जाएगी। शॉर्ट रन में मनी सप्लाई से प्राइस लेवल तो इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में आपका आउटपुट भी वो भी इन्फ्लुएंस होगा। और जो फोर्थ प्रोपोजिशन है उनका ये, वो कहता है जो प्राइवेट सेक्टर है, देखो वो सबसे बड़े सपोर्टर थे जो मॉनेटरिस्ट हैं वो प्राइवेट सेक्टर के। गवर्नमेंट इंटरवेंशन को वो बिल्कुल ऐसे इग्नोर करा करते थे। वो कहते थे इट इज इररेलेवेंट फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन द मार्केट। दे ऑलवेज प्रपोज्ड द फ्री मार्केट सिस्टम, राइट। इसलिए वो केन्स के जो है खिलाफ थे, क्योंकि केन्स का अल्टीमेटली मानना क्या था कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द मार्केट, राइट। लेकिन मोनेटरिस्ट क्या मानते थे? मोनेटरिस्ट जो है वो अपने आप को मानते थे क्लासिकल्स के कुछ अपग्रेडेड वर्जन। सो इट मींस कि मोनेटरिस्ट की भी जो थ्योरी थी वो ऑन द बेस्ड ऑफ द क्लासिकल्स थी, जो कि मानते थे कि गवर्नमेंट का मार्केट में इंटरवेंशन बिल्कुल भी करना नहीं बनता, राइट। तो जो मोनेटरिस्ट थे उनका मानना था कि जो मार्केट के अंदर जो स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। उनका मानना था जो इनस्टेबिलिटी मार्केट में जिस भी तरह की आती है, किसकी वजह से आती है? सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से आती है। एक उनके मोनेटरिस्ट थे जिसका नाम था कार्ल ब्रनर। तो उन्होंने बेसिकली क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर वो शॉक अब्सॉर्बिंग सेक्टर होता है किसी भी मार्केट का, स्टेबलाइजिंग सेक्टर होता है किसी भी मार्केट का, सेल्फ एडजस्टिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करने वाला सेक्टर होता है किसी भी मार्केट इकोनॉमी का, अकॉर्डिंग टू द कार्ल ब्रनर, जो कि एक मोनेटरिस्ट थे। और उन्होंने कहा कि जितनी भी इनस्टेबिलिटी आ रही है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, वो किसकी वजह से आ रही है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की अननेसेसरी इंटरवेंशन की वजह से आ रही है, जितनी भी मार्केट में इनस्टेबिलिटी आपको दिखाई देती है, राइट। सो दूसरी बात उन्होंने कही कि गवर्नमेंट जो है एक और तरीके से इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करती है, कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करके, मींस अगेन मार्केट में इंटरवीन करके। किस तरह के इंटरवेंशन की वो बात करें? जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो मैंडेटरी कंट्रोल ऑन प्राइसेस एंड वेजेस कर देती है कि मिनिमम वेज इतना ही आपको देना ही देना है। जैसे कि अगर आप हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम वेज 7-8 हजार के आसपास का है, लेकिन दिल्ली के मिनिमम वेजेस की बात करते हैं तो 15 हजार के आसपास का है। सो इट मींस ये पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ मार्केट में, इसने क्या किया? इसने मार्केट की जो फ्री फोर्सेस है उसमें इंटरफेरेंस करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है ना प्राइवेट सेक्टर की, वो क्या हो जाती है? खो जाती है, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द वे जिससे मार्केट में गवर्नमेंट अननेसेसरी इंटरवीन करती है। सेकंड वे कुड भी कुछ सीलिंग लगा देती है इंटरेस्ट रेट पे
कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए या इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। लेट सपोज करो रेंट कंट्रोल करती है, मिनिमम वेज लो जैसे कि अभी हमने बात की वो ड्राफ्ट करती है। सो दीज आर सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन जिसकी वजह से मार्केट के अंदर क्या होता है, किसी भी तरह की डिस्टेबलाइजेशन फोर्सेस पैदा होती है, राइट। सो फ्रीडमैन जो है वो रीस्टेटमेंट करते हैं किसकी, अपनी क्वांटिटी थ्योरी की। अपनी रीस्टेटमेंट में वो बोलते क्या है वो बात हम ध्यान देते हैं। देखो 3 पॉइंट में हम पूरी पूरी थ्योरी को जो है वो समराइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि फ्रीडमैन ने आर्ग्यू किया कि जो मनी डिमांड फंक्शन है, मींस डिमांड फॉर मनी है, दैट इज स्टेबल। केन्स का मानना था कि जो मनी डिमांड है वो क्या है, अनस्टेबल, राइट। लेकिन फ्रीडमैन कहते थे कि डिमांड फॉर मनी दैट इज स्टेबल, पहली बात। जो दूसरी बात है वो ये, जब आप केन्स को पढ़ेंगे तो केन्स जब आपने पढ़ा तो आपने क्या देखा था, लिक्विडिटी ट्रैप, मींस परफेक्ट इलास्टिसिटी, डिमांड फॉर मनी हो जाएगा बेसिकली जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है फॉर डिमांड फॉर मनी। मींस उन्होंने तो जो कर्व बनाया था केन्जियंस ने, वो क्या बनाया था, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल कर्व बना दिया था, राइट। लेकिन जो मोनेटरिस्ट थे वो जो डिमांड फॉर मनी का जो कर्व बनाते थे वो इनइलास्टिक बनाते थे। इनइलास्टिक का मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, इनइलास्टिक का मतलब होता है उनका जो डिमांड फॉर मनी है वो लगभग जो है आपको ऐसे दिखाई देगा, राइट। परफेक्टली इनइलास्टिक जो पूरा पूरा वर्टिकल हो जाए, इनइलास्टिक जो कि थोड़ा सा कम वर्टिकल है, राइट। तो इनइलास्टिक डिमांड फॉर मनी की बात करते थे फ्रीडमैन। जो तीसरी जो चीज थी वो ये, उन्होंने कहा कि क्वांटिटी फॉर मनी, केन्स कह रहा है कि इज अनइंपोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मींस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने देश के अंदर मनी सप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। बट फ्रीडमैन क्या कह रहे हैं, जैसे कि अभी हमने उनकी प्रोपोजिशन में पढ़ा, फ्रीडमैन कहते हैं कि जो आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी है, मींस जो आपका मनी सप्लाई आप देश के अंदर करोगे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करेगा, आउटपुट को इन्फ्लुएंस करेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल को इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे शॉर्ट रन में करे लेकिन जरूर करेगा। बेसिकली दैट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मोनेटरिस्ट, राइट। अब देखो फ्रीडमैन की अगर आप थ्योरी देखोगे तो फ्रीडमैन ने अपना जो फर्दर एलैबोरेशन किया है ना वो कैम्ब्रिज इक्वेशन पे किया। कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या थी, मनी डिमांड इज इक्वल टू के पी वाई, यही था ना। मींस आपका जो डिमांड ऑफ मनी है दैट वुड बी सम प्रपोर्शन जो कि के है, राइट, सम प्रपोर्शन ऑफ व्हाट, द नॉमिनल इनकम दैट यू हैव। मींस अगर आपके 1 लाख रुपए 1 तारीख को आपके खाते में आते हैं, दैट इज योर इनकम, दैट इज योर नॉमिनल इनकम। उस नॉमिनल इनकम का कुछ प्रपोर्शन दैट इज के, जो कि आप कहां पे रखते हो, अपने पास रखते हो, अपनी जेब में रखते हो एज ए मनी, दैट इज व्हाट, दैट के। और कैम्ब्रिज क्या मानते थे कि वो जो के है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ये मानते थे ना कि फिक्स प्रपोर्शन आप रखते हो बेसिकली अपनी जेब में। जबकि केन्स का मानना था कि जो के है वो फिक्स नहीं है, दैट इज वेरिएबल, वो चेंज होता रहेगा। उन्होंने कहा कि जो के डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हाउ दैट कुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू केन्स। केन्स का कहना था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो आपका के कम हो जाएगा, क्योंकि आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है आपके बॉन्ड्स पे, राइट, तो आप अपना पैसा क्या बॉन्ड में रखोगे या फिर अपनी जेब में रखोगे, बॉन्ड में रखोगे, ऑब्वियस ही बात है। इट मीन ज्यादा पैसा आपने बॉन्ड में रखा तो अल्टीमेटली कम पैसा अपनी जेब में रखा, तो मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको ज्यादा दिखाई देगा तो जो आपका प्रपोर्शन है ऑफ योर नॉमिनल इनकम दैट इज के, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाने का मतलब जो आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज v इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन में k, राइट, दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। इसी के बारे में हमने बात की थी, है ना। सो अगर आप केन्स की बात करते हैं तो केन्स अगेन जो मनी को मानता था वो मानता था फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस हम उसका इस्तेमाल करते हैं, मनी एज ए एसेट भी उसको मानता था। लेकिन जो उन्होंने एसेट की बात की थी ना केन्स ने, उसने सबको एक होमोजीनियस ग्रुप मान लिया था। मींस केन्स ने बात सिर्फ बॉन्ड्स की थी, आर यू गेटिंग मी? केन्स ने बात सिर्फ बॉन्ड की थी। तो बॉन्ड में वो क्या मान रहा था कि सारे के सारी जितनी भी अल्टरनेटिव एसेट है उसको एक ही ग्रुप में उसने क्लब करके बॉन्ड का नाम दे दिया। जबकि आप फ्रीडमैन की अगर थ्योरी देखोगे तो फ्रीडमैन ने फर्दर इलेबोरेट करा है किसको, अल्टरनेटिव एसेट्स को। कौन कौन सी एसेट्स को उसने क्या कहा एज पर द फ्रीडमैन, अगर आप देखते हैं तो जो मनी डिमांड है दैट बिकम्स ए फंक्शन ऑफ द प्राइस लेवल P, द रियल इनकम द Y, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स RB जिसको हम बोलेंगे, द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी RE जिसको हम बोलेंगे,
द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम RD बोलेंगे। तो फ्रीडमैन ने जो है वो केन्स का वो जो एक पर्टिकुलर असर्शन था जिसमें उसने मनी को एज ए एसेट माना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के उसके बाद उसने कहा, उसने जो कैम्ब्रिज वर्जन था उसको रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद उसने बेसिकली क्या लिखा, नया जो कैम्ब्रिज वर्जन था, जो रीस्टेटमेंट उसने लिखी, दैट इज व्हाट, दैट इज द मनी डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, द फंक्शन ऑफ, किन किन चीजों का फंक्शन है, पहली बात द प्राइस लेवल, द इनकम, रियल इनकम की मैं बात कर रहा हूं जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, द RB, द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, द RE, nominal rate of interest on equity, the RD, the nominal rate of interest on durable goods। तो जो अल्टरनेट एसेट थी जिसको होमोजीनियस ग्रुप में क्लब करके केन्स ने रख दिया था, फ्रीडमैन ने बेसिकली उसको क्या करके बाइफरिकेट करके तीन अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। फिर फर्दर फ्रीडमैन अगेन, जैसे कि अभी हमने बात की, वो जो मनी डिमांड के फंक्शन को मानते थे वो स्टेबल फंक्शन को मानते थे, जबकि केन्स उसको अनस्टेबल मानते थे, राइट। ऑल्दो फ्रीडमैन ने उसको ऐसे कैटेगराइज नहीं किया जैसे केन्स ने किया, उसने डिमांड फॉर मनी को फर्दर कैटेगराइज किया किसमें, द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। उन्होंने कहा कि जो मनी है वो एज ए एसेट, एज ए जैसे कोई भी वेल्थ होल्डर अपने पास किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट को रखता है, ऐसे ही मनी को भी अपने पास एज ए एसेट रखता है, क्योंकि मनी उसकी वही उसकी क्रेविंग फुलफिल करती है, जो कि एक पर्टिकुलर कंजम्पशन गुड उसकी क्रेविंग फुलफिल करती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो मनी है उसका इस्तेमाल वो किस चीज के लिए करता है, किसी चीज की कंजम्पशन करने के लिए करता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, अगेन उसी एक इक्वेशन को अगर आप रिवाइज करेंगे तो मनी डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, द K इंटू में RB, RE, RD इंटू में PY, राइट। मींस जो आपका प्रपोर्शन ऑफ मनी डिमांड है जो आप अपने पास रखेंगे, ओके, जो प्रपोर्शन ऑफ आपके नॉमिनल इनकम का कितना पैसा आप अपने पास रखेंगे, जिसको हम K डिनोट कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपकी नॉमिनल इनकम पे डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा किस पे, वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इक्विटी एंड ड्यूरेबल गुड पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा इन अल्टरनेटिव एसेट पे, उतना ही कम आपका क्या होगा, मनी होल्डिंग होगा, उतनी ही कम आप डिमांड फॉर मनी करेंगे, उतना ही कम आपका K होगा। जितना ज्यादा प्राइस लेवल होगा देश के अंदर, उतना ही ज्यादा K रखोगे। क्यों ज्यादा K रखोगे, क्योंकि डिमांड फॉर मनी आप किस चीज की डिमांड कर रहे हो, रियल कैश बैलेंसेस की डिमांड कर रहे हो। आर यू गेटिंग मी और नॉट? जितना प्राइस लेवल ज्यादा, उतना ही ज्यादा आपका प्रपोर्शन ऑफ मनी आप अपने पास रखोगे, किसका, एज ए मनी। वाई सो, क्योंकि उस मनी का इस्तेमाल किस चीज के लिए करना है, कंजम्पशन करने के लिए करना है। तो जितना ज्यादा प्राइस लेवल होगा उतना ही ज्यादा पैसा चाहिए ना अल्टीमेटली आपको कंज्यूम करने के लिए, तो इस वजह से K भी ज्यादा होगा, मनी डिमांड भी आप ज्यादा करेंगे। जितना ज्यादा आपका रियल इनकम, उतना ही ज्यादा K भी ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि जितना ज्यादा इनकम उतना ही ज्यादा आप K अपने पास रखेंगे, राइट। सो फ्रीडमैन मानते हैं कि K जो है वो कांस्टेंट नहीं है, K डिपेंड किस पे करता है, P पे डिपेंड करेगा, Y पे डिपेंड करेगा, एंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अल्टरनेट एसेट्स, जिसकी हमने बात की, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे ड्यूरेबल गुड हो, उन पे वो डिपेंड करेगा, राइट। सो अगर आप कहते हैं कि रीस्टेट हो चुकी है क्वांटिटी थ्योरी, तो जो मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरिस्ट हैं वो अपने आप को कैसे कैटेगराइज करेंगे, वो क्या क्या बातें करते होंगे, तीन तरह की बातें करेंगे। वो पहली बात करेंगे, वो कहेंगे कि जो डिमांड फंक्शन है वो स्टेबल है, पहली बात उनका मानना ये है। दूसरा जो उनका मानना है वो ये कि जो डिमांड फंक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश में कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा उसमें, शॉर्ट रन, राइट, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द सेकंड। द थर्ड इज जो क्वांटिटी ऑफ मनी है दैट इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द मनी सप्लाई फैक्टर, राइट। मनी सप्लाई फैक्टर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा जितना भी क्वांटिटी ऑफ मनी आपका होने वाला है, राइट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बेसिकली क्या होगा, द मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, यही होगा कि नहीं होगा, एंड मनी डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, द K इंटू में RB, RE, RD इंटू में PY, राइट। सो इट मींस जब स्टेबल डिमांड फंक्शन है तो मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या इंक्रीज होगा, आपका नॉमिनल इनकम इंक्रीज होगा। और दूसरी चीज जो इंक्रीज होगी, जो डिक्रीज होगा बेसिकली, वो क्या डिक्रीज होगा, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन बॉन्ड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इक्विटी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन जो आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर देश के अंदर मनी सप्लाई आप इंक्रीज कर देते हैं। इट मींस अगर इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ
तो अल्टीमेटली आपका जो के है, द प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट यू कीप इन योर पॉकेट, राइट, वो जो डिमांड फॉर मनी है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। मींस जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो आपका के भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो आपका जो नॉमिनल इनकम है द पीवाई वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बस एक बात ध्यान रखना है कि जो मच ऑफ द इफेक्ट है ना, मच ऑफ द इफेक्ट जो एम में चेंज होने से आ रहा है, मींस मनी सप्लाई में चेंज होने से आ रहा है, वो किस पे आएगा, पी बाय पे आएगा, मींस आपकी नॉमिनल इनकम पे आएगा जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला। कम इफेक्ट पड़ेगा किस पे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन ज्यादा जो इफेक्ट आपको दिखाई देगा किस पे दिखाई देगा, आपकी जो आपकी नॉमिनल इनकम है उस पे आपको ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा। थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं अगेन केन्स के व्यूज में और जो फ्रीडमैन है उसके व्यू में। केन्स का मानना था कि जो मनी डिमांड फंक्शन है वो क्या है, अनस्टेबल। फ्रीडमैन का मानना है कि मनी सप्लाई फंक्शन क्या है, स्टेबल। पहला डिफरेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में। दूसरा जो है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी फॉर डिमांड की बात करते हैं तो केन्स मानते थे एक्सट्रीमली हाई, परफेक्टली इलास्टिक था ना, जो लिक्विडिटी ट्रैप बनता है जहां पे। जबकि अगर आप फ्रीडमैन के व्यू की बात करते हैं तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी फॉर, जो डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं वो लेस है, मींस लेस इलास्टिक आप जो है वो डिमांड फॉर मनी फंक्शन की बात करते हैं यहां पे। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये कि केन्स का मानना था कि चेंज इन जब आप क्वांटिटी ऑफ मनी में करेंगे, मनी सप्लाई में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जबकि फ्रीडमैन का मानना था कि शॉर्ट रन के अंदर प्रभाव पड़ेगा। मनी सप्लाई इज ए इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एनी इकोनॉमी, राइट। दैट इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर केन्शियंस एंड द फ्रीडमैन व्यू। कोई डाउट किसी को, किसी भी चीज? ओके, सो दिस इज द फ्रीडमैन्स थ्योरी, अ रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि उन्होंने 1956 में अपने एसे के अंदर प्रेजेंट की। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।